प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर की समीक्षा के विषय पर इतिहासकारों के जो उनके मत थे उनकी चर्चा कर रहा हूँ। बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक मानने के प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, डॉक्टर राधेश्याम आदि इतिहासकार बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक या निर्माता मानते हैं, परंतु डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव, डॉक्टर परमात्मा शरण, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा आदि इतिहासकार बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम पहले उस मत की चर्चा करते हैं जिस मत के अनुसार बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। जो इतिहासकार बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक स्वीकार करते हैं वे अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला तर्क है कि बाबर के मन में साम्राज्य स्थापित करने का निश्चित उद्देश्य था। बाबर का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी रूप से रहकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करना था। अतः उसने भारत में महान सैनिक विजय प्राप्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा जो तर्क है वो है बाबर एक महान विजेता था। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। बाबर ने पानीपत, खानवा, चंदेरी तथा घाघरा के युद्धों में विजय प्राप्त करके बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। अपनी इन विजयों और राज्य विस्तार के आधार पर बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कहा जा सकता है। तीसरा जो तर्क है वो है बाबर एक कुशल शासन प्रबंधक था। बाबर एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। एक शासन प्रबंधक के रूप में उसने कई कार्य किए। पहला जो कार्य था वो था केंद्रीय शासन व्यवस्था। बाबर अपने साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रशासन में बाबर की सहायता के लिए अनेक मंत्री नियुक्त किए गए थे, जिनमें वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा जो उसने कार्य किया वो है बादशाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, जिसका मतलब था कि अब वह एक सर्वोच्च प्रभुता संपन्न बादशाह था। अतः उसने बादशाह की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। तीसरा जो उसने इस संबंध में कार्य किया वो था साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। बाबर ने विद्रोहियों, लुटेरों तथा डाकुओं का दमन किया और अपने राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित की। अगला जो उसने कार्य किया कुशल शासक प्रबंधक के रूप में वो था सड़कें और डाक व्यवस्था। बाबर ने आगरा से काबुल तक जाने वाली सड़क को ठीक करवाया और उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया। उसने इस राजमार्ग पर 15-15 मील की दूरी पर डाक चौकियां स्थापित की और प्रत्येक चौकी पर 6 घुड़सवार तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त किए गए। बाबर ने कुशल शासन प्रबंधक के रूप में जो अगला कदम उठाया वो है सार्वजनिक निर्माण के कार्य। बाबर ने अनेक भवनों, राजमहलों, मस्जिदों, पुलों, उद्यानों, स्नानागारों आदि का निर्माण करवाया। उसने पानीपत में काबुली मस्जिद तथा संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अगली जो
कुशल शासन प्रबंधक के अंतर्गत जो उसका रुझान था वो था धार्मिक सहिष्णुता की नीति। बाबर ने भारत में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने अपनी प्रजा के प्रति सहनशीलता तथा उदारता की नीति अपनाई। तो ये वो तर्क थे जो भारत में मुगल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, या भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो बाबर का नाम उल्लेखित होता है, उसके पक्ष में इतिहासकारों के आधार पर ये अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। और इन्हीं तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में वास्तव में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कुछ इतिहासकार का ये मानना है कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक नहीं था। तो इन इतिहासकारों में जिनका हम नाम लेते हैं, आनंदीलाल श्रीवास्तव और डॉक्टर परमात्मा शरण, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा जैसे इतिहासकार जो बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपने तर्कों में के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला है, बाबर विजित प्रदेशों को संगठित करने में असफल रहा। बाबर विजित प्रदेशों को संगठित करने में असफल रहा। वह अपने साम्राज्य में सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सका। दूसरा जो तर्क है वो यह है कि बाबर कुशल शासन प्रबंधक नहीं था। आलोचकों का कहना है कि बाबर ने एक कुशल शासन प्रबंधक के गुणों का अभाव था। उसने अफगानों द्वारा प्रचलित शासन व्यवस्था को ही अपने शासन का आधार बनाया तथा उसने शासन प्रबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किए। अगला जो तर्क है वो है कि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक नहीं था। उस विषय को लेकर, उस पक्ष को लेकर सामंतवादी सैनिक शासन। बाबर ने अपने साम्राज्य को अमीरों, सरदारों तथा उच्च पदाधिकारियों में बांट दिया और उन सेक्टरों का प्रशासन भी उन्हीं को सौंप दिया। बाबर ने इस प्रकार जागीरदारी प्रथा तथा सामंतवादी शासन प्रणाली प्रचलित की जो दोषपूर्ण थी। अगला जो तर्क है वो है धन संबंधी मामलों में लापरवाह। बाबर ने दिल्ली, आगरा तथा ग्वालियर से प्राप्त विपुल धनराशि को अपने अमीरों, सरदारों और अधिकारियों, सैनिकों में उदारतापूर्वक बांट दिया। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं को रिक्त राजकोष मिला, जिसके कारण उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला जो तर्क है, बाबर में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि बाबर में धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। उसने हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद का नाम बुलंद किया। उसके शासनकाल में हिंदुओं के अनेक मंदिर तोड़े गए। अगला जो तर्क है वो समय का अभाव, कोई ठोस तर्क नहीं। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि बाबर को भारत में केवल 4 वर्ष का शासन करने का अवसर मिला, अतः वह समय की कमी के कारण शासन प्रबंध में महत्वपूर्ण सुधार नहीं कर सका। परंतु ये कथन तर्कसंगत नहीं है। बाबर में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। शेरशाह सूरी ने केवल 5 वर्ष की अल्पावधि में ही शासन प्रबंधक के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। तो इस प्रकार से जो पक्ष और विपक्ष में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर की जब समीक्षा की जाती है, तो उपयुक्त विवेचन से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बाबर एक वीर योद्धा और महान विजेता अवश्य था, परंतु एक कुशल शासन प्रबंधक नहीं था। उसने तो अपनी विजयों से मुगल साम्राज्य के उस भव्य भवन की आधारशिला रखी थी जिसका पूर्ण निर्माण
और विकास अकबर द्वारा हुआ था। अतः भारत में मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर था, बाबर नहीं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बाबर की मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में समीक्षा की है। धन्यवाद।